तत्व जिन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, इसका परिचय और इनके गुणों के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। पहला हमारा चर्चा का बिंदु है वर्ग 2 के तत्व अर्थात क्षारीय मृदा धातुएं, और इंग्लिश में कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। आवर्त सारणी के वर्ग 2 में 6 तत्व रखे गए हैं, जो क्रम से कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये सब किस में रखे गए हैं? वर्ग 2, या इसको हम सेकंड ए वर्ग भी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक है 4, इसका 12, 20, 38, 56 और 88। यदि हम आवर्त की बात करते हैं तो बेरिलियम आवर्त सेकंड में है, मैग्नीशियम आवर्त थर्ड में है, कैल्शियम आवर्त फोर्थ में है, स्ट्रोंशियम आवर्त फिफ्थ में है, बेरिलियम आवर्त सिक्स में है और रेडियम आवर्त सेवेंथ का तत्व है। बेरिलियम के अतिरिक्त अन्य तत्व संयुक्त रूप से क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ये जो तत्व हैं इनको हम क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षारीय मृदा धातु तत्वों की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। इससे पूर्व की जो कोश होती हैं उनका अक्रिय गैस विन्यास होता है। इन तत्वों की संयोजकता 2 होती है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखा जाता है? बेरिलियम, इसका परमाणु क्रमांक 4, अफबाउ नियम से बनाएंगे 1s2 2s2। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। कैल्शियम परमाणु क्रमांक होगा 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। अब जरा इनको दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? देखिए, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आ गए अंतिम वाले में। इससे पूर्व की कक्षा में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यदि इसके संगत हम देखें को अक्रिय गैस है 1s2 तो वो क्या है? हीलियम। तो इसको कैसे लिखेंगे? हीलियम और 2s2। इसी प्रकार मैग्नीशियम को देखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, लेकिन इससे पूर्व की जो संरचना है वो अक्रिय गैस की भांति है। तो ये किसकी संरचना है? ये है 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन किसमें है? नियॉन में। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा? Ne3s2। कैल्शियम को देखते हैं तो कैल्शियम में क्या है? अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है और इससे पूर्व की जो संरचना है कोशों की वो कैसी है? अक्रिय गैस संरचना के बराबर है। और ये कितना है? 18 है। और 18 किसका होता है? क्रमांक होता है 18 आर्गन का। तो Ar4s2। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और NH2, N क्या इंडिकेट करता है? N इंडिकेट करता है किस आवर्त का तत्व है। यानी जैसे बेरिलियम सेकंड आवर्त का तत्व है तो N बराबर आ जाएगा 2। मैग्नीशियम थर्ड आवर्त का तत्व है तो N की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 3। इसी प्रकार कैल्शियम फोर्थ आवर्त का तत्व है तो यहां पर N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो इस तरह से इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं छोटी होती हैं। बात करते हैं, जैसे मान के चलिए आपको 2 तत्व दिए हैं, एक तो सोडियम दिया है और एक मैग्नीशियम दिया है। तो इसमें से किसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होगी? इसमें से परमाणु त्रिज्या छोटी किसकी होगी? मैग्नीशियम की।
इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इन तत्वों के नाव के आवेशों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं, लिथियम है और बेरिलियम है, तो इन दोनों में किसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होगी? बेरिलियम की छोटी होगी। इसी प्रकार हमारे पास तत्व है पोटेशियम और कैल्शियम, तो इसमें कैल्शियम की परमाणु त्रिज्या कैसी होगी? छोटी होगी। परंतु जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं, परंतु वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व है। ये कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव। तो परमाणु त्रिज्या बेरिलियम से बेरियम तक लगातार बढ़ती है। आप इस सारणी से देखिए, बेरिलियम की जो परमाणु त्रिज्या है 112 पिकोमीटर है, मैग्नीशियम की 160, कैल्शियम की 197, स्ट्रोंशियम की 215 और बेरियम की 222। तो इस प्रकार से जो परमाणविक त्रिज्या होती है बेरिलियम से बेरियम तक बढ़ती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। इसी प्रकार आयनिक त्रिज्या भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन एंथैल्पी के मान प्राय कम होते हैं क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। इमेजिन कीजिए, मैग्नीशियम है हमारे पास, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अंतिम शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके त्याग देगा। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक धनायन आ जाएगा। ये मैग्नीशियम आयन फिर एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं और त्यागने के बाद हम कह सकते हैं कि जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इनकी आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनके जो मान होते हैं आयनन एंथैल्पी के मान ऊपर से नीचे जाने पर कम होते हैं। इसका कारण क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है या परमाणुविक त्रिज्या बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, अतः इन तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो बेरिलियम से बेरियम तक घटता है और जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका मान भी कम होता है। जबकि क्षार धातुओं के केस में जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मान था वो अत्यधिक होता था। उसका रीजन था कि क्षार धातुओं की बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता था जिसको वो आसानी से त्याग सकती थी, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागने की बारी आती थी तो उनकी शेल में अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता था, जिससे कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो आसानी से नहीं निकल पाता था। अतः द्वितीय आयनन विभव क्षार धातुओं का अधिक होता है, क्षारीय मृदा तत्वों का कम होता है। जल योजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्षार धातुओं के समान क्षारीय मृदा धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक आकार बढ़ता है और इनकी जलयोजन एंथैल्पी के मान कम होते चले जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड दोनों ही जलयोजित अवस्था में देखें तो इनकी जो जलयोजन एनर्जी है, मैग्नीशियम क्लोराइड की जलयोजन एंथैल्पी 460 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड की जलयोजन एंथैल्पी 395 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, भौतिक गुणों की बात करते हैं। क्षारीय मृदा धातु चांदी के समान सफेद, चमकदार और नरम में शाइनिंग नेचर की होती है, शाइनिंग होती है और सॉफ्ट होती हैं, परंतु अन्य धातुओं की तुलना में कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम लगभग धूसर रंग यानी ग्रे कलर की होती हैं। ये बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होती हैं इस तरह के कलर्स की ये होती हैं। प्यारे बच्चों, क्षारीय मृदा तत्वों के गलनांक और क्वथनांक क्षार धातुओं की तुलना में उच्च होते हैं क्योंकि इनका आकार
क्षार धातु तत्वों की तुलना में छोटा होता है। ये इनके गलनांक हैं और ये क्या है, इनके क्वथनांक। केल्विन में बेरिलियम अबनॉर्मल केस है। इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये जो इनके गलनांक और क्वथनांक एक सारणीबद्ध रूप में आपको दर्शाए हुए हैं। ज्वाला में रंग, फ्लेम, कलरेशन। उच्च ताप पर वाष्प अवस्था में क्षारीय मृदा धातुओं के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जब पुनः अपनी निम्न यानी ग्राउंड स्टेट में ये लौटते हैं तो दृश्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है और ज्वाला रंगीन दिखाई देने लगती है। ये एक एग्जाम्पल से समझिए। हमारे पास क्षारीय मृदा तत्व है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी शेल में यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरी शेल में भी यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हैं और बाह्यतम शेल में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब फिगर के माध्यम से समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और यहां से पहुंच गया उच्च ऊर्जा स्तर में। यहां पर रुका 10⁻⁸ सेकंड रुका, या 10⁻⁻15 सेकंड रुका, तुरंत ही ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो ये जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो दृश्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होगी। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ज्वाला को क्रमशः ईंट जैसा लाल, जैसी ईंट होती है उस तरह का लाइट रेड कलर यहां पर होगा, ब्रिक रेड कलर। स्ट्रोंशियम का जो होता है क्रिम्सन रेड कलर होता है, डार्क रेड कलर होता है, क्रिम्सन रेड, किरमिची लाल जिसे कहते हैं। और जो बेरियम होती है वो ज्वाला को सेब जैसा हरा, जैसा कच्चा जब सेब पेड़ पर लगा होता है उस तरह का जो कलर होता है, एप्पल ग्रीन, इस तरह का कलर देते हैं। क्षारीय मृदा तत्वों के रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं क्षार धातुओं से कम क्रियाशील होती हैं। इन तत्वों की अभिक्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वर्ग में ऊपर से नीचे जाए। रेडियम की बात नहीं करें, रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व है। ये कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। वायु एवं जल के प्रति क्रियाशीलता। बेरिलियम और मैग्नीशियम गतिकीय रूप से ऑक्सीजन तथा जल के प्रति निष्क्रिय हैं, इनर्ट होती हैं, क्योंकि इन धातुओं के पृष्ठों पर ऑक्साइड की फिल्म जम जाती है। फिर भी बेरिलियम चूर्ण रूप में वायु में जलने पर बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड बना लेता है। देखिए, बेरिलियम वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा। इसके अतिरिक्त बेरिलियम वायु की नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके बेरिलियम नाइट्राइड में बदल जाता है। मैग्नीशियम अधिक धन विद्युतीय है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होती है, जो वायु में अत्यधिक चमकीले प्रकाश के साथ जलते हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेता है। मैग्नीशियम को वायु में जला लेते हैं तो एक फ्लेम, बिल्कुल चमक निकलती है। ये मैग्नीशियम रिबन को जलाते हुए दिखाया गया है। ये फ्लेम है आपके पास, ये मैग्नीशियम रिबन है। तो इसकी जो चमक है ये मैग्नीशियम की ग्लो है। तो
इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड में और मैग्नीशियम नाइट्राइड में वायु में प्राप्त होता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वायु से शीघ्र अभिक्रिया करके ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाते हैं। जैसे कोई मेटल है हमारे पास कैल्शियम, वायुमंडल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करें तो कैल्शियम ऑक्साइड में, और क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन भी उपस्थित है तो वायु से क्रिया करके कैल्शियम नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों चीजें प्राप्त हो जाएंगी आपके पास, बैलेंस करेंगे। तो इस प्रकार कोई भी क्षारीय मृदा तत्व वायुमंडल की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से संयुक्त होकर संगत ऑक्साइड और नाइट्राइड में परिवर्तित हो जाते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। ये ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कैल्शियम जल से क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसी प्रकार स्ट्रोंशियम जल से अभिक्रिया करेगा, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसी प्रकार बेरियम जल से क्रिया करेगा और क्या बनेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। हैलोजन के साथ अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन। क्षारीय मृदा धातुएं हैलोजनों के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करके हैलाइड बना लेती हैं। जैसे कोई भी क्षारीय मृदा तत्व है आपके पास, मैग्नीशियम क्लोरीन से अभिक्रिया करे तो MgCl2 बन जाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम यदि क्लोरीन से रिएक्शन करे क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी प्रकार कोई भी हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की फॉर्म में कोई भी क्षार धातु का हैलाइड प्राप्त होता है। अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेराइलेट के तापीय अपघटन के द्वारा बेरिलियम फ्लोराइड प्राप्त होता है। ये एक्सेप्शनल केस होता है क्योंकि बेरिलियम फ्लोराइड को हम डायरेक्ट रूप से नहीं बना सकते। बेरिलियम पर फ्लोरीन की अभिक्रिया करके हम BeF2 डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करते हैं कि जो अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेरिलेट होता है वो कैसे मिलता है, बेरिलियम ऑक्साइड अमोनिया और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से क्रिया करके अमोनियम टेट्राफ्लोरोबेराइलेट इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये गर्म करने पर कन्वर्ट हो जाता है बेरिलियम फ्लोराइड में। बेरिलियम ऑक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर कोक के साथ करने पर बेरिलियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेरिलियम ऑक्साइड की हम क्रिया करें क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, कोक यानी कार्बन। कार्बन का काम क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन चूसक का कार्य करता है। कार्बन बेरिलियम ऑक्साइड की ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये कार्बन का काम है कि इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है और बेरिलियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। बेरिलियम के अतिरिक्त अन्य सभी क्षारीय मृदा धातुएं गर्म करने पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड्स बनाती हैं। कोई भी क्षारीय मृदा धातु जैसे मान के चलिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यहाँ पे बेरिलियम हम नहीं लेंगे क्योंकि उसका असामान्य व्यवहार होता है। ये हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, उसके संगत हाइड्राइड बन जाएगा। मान के चलिए आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड भी। बेरिलियम हाइड्राइड को कैसे बनाते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड को प्राप्त करने के लिए बेरिलियम क्लोराइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। BeCl2 LiAlH4 से रिएक्शन करेगा तो बेरिलियम हाइड्राइड प्राप्त होगा। अम्लों के प्रति अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स। क्षारीय मृदा धातुएं शीघ्र ही अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कोई भी क्षारीय मृदा धातु हमारे पास से एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी।
वैलेंस कर लेंगे। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कैल्शियम H2SO4 से रिएक्शन करे, क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इस तरह से क्षारीय मृदा धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। अगली प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग नेचर यानी अपचायक क्षमता। प्यारे बच्चों, प्रथम वर्ग की क्षार धातुओं के समान क्षारीय मृदा धातु प्रबल अपचायक होती हैं, परंतु इनकी अपचायक क्षमता क्षार धातुओं की तुलना में कम होती है। यानी क्षार धातु ज्यादा प्रबल अपचायक होती हैं, किसके कंपैरिजन में, क्षारीय मृदा तत्वों के कंपैरिजन में। इनका जो मानक अपचयन विभव होता है वो क्षार धातुओं की अपेक्षा कम ऋणात्मक होता है। ये टेबल के द्वारा आप देख सकते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम के जो मानक अपचयन विभव हैं वो क्रम से -1.97, -2.36, -2.84, -2.89, -2.90 और -2.92 वोल्ट में होते हैं। बेरिलियम के मानक अपचयन विभव का मान अन्य क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में कम ऋणात्मक होता है। फिर भी इसकी अपचयन क्षमता का कारण बेरिलियम आयन का छोटा आकार, स्मॉल साइज ऑफ द बेरिलियम आयन, इसकी उच्च जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी एवं धातु की उच्च परमाणुीयकरण एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी इसकी हाई होती है। ये इसका रीजन होता है कि जो बेरिलियम जो होता है इसकी अपचयन क्षमता क्यों होती है। द्रव अमोनिया में विलयन, सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। क्षार धातुओं की भांति क्षारीय मृदा धातु भी द्रव अमोनिया में विलय होकर गहरे नीले काले रंग का, डार्क ब्लू ब्लैक कलर का एक सॉल्यूशन बना लेती हैं। इस विलयन से धातु के अमोनीकृत आयन प्राप्त होते हैं। ये अमोनीकृत आयन आपके पास प्राप्त हो गए और ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर, और इन विलयनों से पुनः अमोनिएट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के उपयोग, बेरिलियम का उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। कॉपर बेरिलियम मिश्र धातु का उपयोग उच्च सामर्थ्य के स्प्रिंग्स के बनाने में किया जाता है। बेरिलियम के समस्थानिक 4Be9 का उपयोग न्यूट्रॉनों के स्रोत के रूप में किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की हम बौछार करें तो हमें न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो बेरिलियम का समस्थानिक का उपयोग कहां किया, किसके रूप में किया जाता है, न्यूट्रॉन के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। धात्विक बेरिलियम का उपयोग एक्सरे ट्यूब्स जो होती हैं उनकी विंडो बनाने के लिए किया जाता है। एक एक्सरे ट्यूब आपके पास है, इसमें जहां से एक्सरेज निकलती हैं, ये आपके पास ये कवर टाइप का विंडो होता है। ये विंडो किसकी बनी होती है, बेरिलियम की बनी होती है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज और टिन के साथ मिश्र धातु बनाता है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु हल्की होने के कारण इसका उपयोग वायुयानों के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीशियम चूर्ण और रिबन के फॉर्म में, चमकीले पाउडर और बल्ब, तापदीप्ति बम जो इंसेंडियरी बॉम्ब्स होते हैं और संकेतों यानी सिग्नल्स के रूप में किया जाता है। जल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन यानी सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड दवा के रूप में होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछा भी जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटा क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बाजार में इजीली मिल जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग टूथपेस्ट के निर्माण में किया जाता है और प्रत्येक टूथपेस्ट का एक मुख्य घटक होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। कैल्शियम का उपयोग ऑक्साइडों से उन धातुओं के निष्कर्षण में होता है जिन्हें कार्बन द्वारा अपचयित करना संभव नहीं होता।
चूंकि कैल्शियम और बेरियम उच्च ताप पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, इस गुण का उपयोग निर्वात नली से वायु निष्कासन करने में भी किया जाता है। रेडियम के लवणों का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है।